अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। रेडिएशन डिटेक्टर सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर यानी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने दो तरह के डिटेक्टर्स को डिस्कस किया था, विल्सन क्लाउड चैम्बर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब जीएम काउंटर को। ये गैस फील्ड टाइप डिटेक्टर कहलाता है और जो जीएम है ये असल में जनाब गीगर मूलर काउंटर है। ये दोनों भाई साहिबान के नाम हैं जनाब, ये जर्मन थे। गाइगर साहब, ये हांस गाइगर 1924 में ये डेवलप किया गया और उसके बाद थोड़े अरसे बाद मूलर साहब ने जनाब डब्ल्यू मूलर इन्होंने इसको कुछ बेहतर किया, इन्हांस किया और उसके बाद से अब ये गाइगर मूलर काउंटर यानी जीएम काउंटर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मेन इसका पार्ट है वो एक ट्यूब है जिसे हम जीएम ट्यूब या गाइगर मूलर ट्यूब कहते हैं ना। अब ये डिटेक्टर क्या करता है, कैसे काम करता है, तो इसी सिलसिले में आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। ये गैस फिल्ड डिटेक्टर नाम से ही जाहिर है, इसमें गैस फिल की जाती है जनाब। ये इसमें एक होती है ट्यूब। देखें जी, हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेबॉर्ट्रीज़ हैं या ग्रेजुएट टाइप की लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रेडिएशन का कोई एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल किया जाता है, वहाँ पे रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे यही जीएम काउंटर ही इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे हमारे यहाँ। तो जनाब ये है जी ट्यूब और इसमें एक साइड पे होती है जनाब आली ये थिन बारीक सी माइका विंडो। देखें जी, इसने रेडिएशन को डिटेक्ट करना है और रेडिएशन में अल्फा बीटा गैमा न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकती है और इन सब में से गैमा तो पास कर सकती हैं इजीली, काफ़ी सारे कई सेंटीमीटर मोटी शीट को भी। बीटा पार्टिकल भी पेपर को एल्यूमिनियम को क्रॉस कर सकती हैं। अल्फा पार्टिकल तो पेपर से रुक जाते हैं, तो अब अल्फा पार्टिकल एंटर ही ना होने पाए ये भी मसला है, तो एंटर होगा तो डिटेक्ट होगा ना जी। और अगर आप यहाँ पे पेपर लगा देंगे या कोई मोटी शीट इस्तेमाल करेंगे अल्फा पार्टिकल एंटर ही नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे तो अंदर जो गैस भरी हुई है फिर वो बाहर आ जाएगी। वेरी थिन माइका मटेरियल की बनी हुई वेरी थिन बहुत बारीक शीट इस्तेमाल की जाती है। इतनी बारीक शीट होती है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल भी इवन आराम से क्रॉस कर जाते हैं, तो अंदर वाली गैस बाहर नहीं आने पाती और अल्फा रेडिएशन भी एंटर हो जाती है। जब अल्फा रेडिएशन एंटर हो सकती है तो फिर बीटा और गैमा भी आराम से एंटर हो सकती है, कोई मसला नहीं है। इसमें जो गैस भरी जाती है आमतौर पे जनाब इसमें दो गैसेस का कम्बिनेशन भरा जाता है और हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें नियॉन ब्रोमीन फील्ड डिटेक्टर होगा। इनमें से एक होगी जो नियॉन होगी, ये होगी जनाब आली प्रिंसिपल गैस, और जो ब्रोमीन होगी ये वाइस प्रिंसिपल गैस, नहीं क्वेंचिंग गैस। वैसे तो वाइस प्रिंसिपल का काम भी क्वेंचिंग का ही होता है, ये मैं बताता हूँ बाद में क्या होता है। ठंडा करना, क्या ठंडा करना है जी, दूध उबाल के ठंडा करना उसे क्वेंचिंग कहते हैं ना। ना ना ना, वो क्वेंचिंग नहीं, ये कुछ और होगी, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वाइस प्रिंसिपल हो, मतलब जरूरी नहीं है कि क्वेंचिंग गैस हो। इसकी बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग भी, क्वेंचिंग दो तरह की होगी इसमें, गैस क्वेंचिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। मतलब प्रिंसिपल गैस तो लाजमी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होना, इसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस ट्यूब के अंदर ये है जनाब आली एक रोड, ये आप यूं समझ लीजिए जैसे कि आपके किचन में ना वो होगा, वो क्या कहते हैं, चॉपर। चॉपर में ना वो सिलेंडर टाइप होता है ऐसे करके डब्बा सा, उसका कप, और उसके अंदर ऐसे दरमियान में रोड सा होता है, उसके साथ ब्लेड लगे होते हैं चॉप करने के लिए। ऐसा ही समझ लीजिए ये सिलेंडर है जिसके दरमियान में रोड लगा हुआ है। तो ये सिलेंडर जनाब उसकी सारी दीवारें कंडक्टिव सरफेस हैं और ये दरमियान में रोड है। तो जनाब ये जो दरमियान में रोड है जी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सेल में गेरू होता है। अब आप में से कई लोगों को गेरू का पता नहीं होगा, जो हमारी नस्ल है इसको पता है। ये जो सेल है ना, ये क्लॉक वाला सेल ज़रा छोटे साइज का होता है, उससे जो बड़े वाला सेल होता है उसके अंदर एनोड होता है रॉड की तरह, ये भी एनोड का काम करेगा। तो मैं यहाँ पॉजिटिव साइन डाल देता हूँ, ये रॉड एनोड के तौर पे काम करेगा। मुझे ज़रा वहम सा हो गया कि वीडियो चल रही है कि नहीं,
अच्छा हाँ जी चल रही है। तो ये सेंट्रल रॉड एनोड का काम करेगा और जो इस सिलेंडर की दीवारें हैं सारी की सारी ये काम करेंगी कैथोड के तौर पे। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो अभी हम इसे देंगे। फिलहाल जनाब इसमें हम नियॉन और ब्रोमीन का कम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल करते हैं। यही कम्बिनेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल में थोड़ा सा फर्क है। जनाब आली जो नियॉन है इसका चार्ज नंबर है जनाब 10 और ब्रोमीन का है जनाब, अगर मैं नहीं भूल रहा तो 35 का टवादा थू था। तो नियॉन के मुकाबले में ब्रोमीन जरा हैवी है और हेलोजन है, लेकिन ब्रोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन नियॉन। देखिए जी आप कोई भी कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, शर्त क्या है कि प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में जो दूसरी गैस आप ऐड करेंगे उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, मैस ज्यादा होना चाहिए। ये बात पक्की होनी चाहिए। यहाँ पे लो प्रेशर पे भरी जाएगी गैसेस और ये ऑलमोस्ट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने का मतलब है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रखे जाएंगे, ज्यादा रश नहीं डाला जाएगा यहाँ पे गैसेस का। लो जी गैस फील्ड डिटेक्टर हैं। एक इसमें जो प्रिंसिपल गैस है ये इनर्ट गैस है ताकि ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएगी, एटॉमिक स्टेट में रहेगी। लो प्रेशर पे है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इसमें थोड़े रखे जाएंगे ताकि जब रेडिएशन इंसिडेंट हो तो किसी किसी एटम से उसका वास्ता पड़े, बहुत ज्यादा झमघट्टा सा ना बन जाए। अब ये है जनाब जीएम ट्यूब। इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए और जो रेडिएशन इंसिडेंट होगी उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए काउंट करेगा, ये गिनती चलाएगा। उसके लिए साथ में एक अलग से यूनिट पड़ा होगा, वो स्केलर यूनिट कहलाएगा। वो इसे पावर सप्लाई भी करेगा और काउंटिंग भी करेगा। तो वो स्केलर यूनिट अलग से पड़ा होगा जिसे फिलहाल हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो जनाब आपके पास ये है जी कैथोड। ये असल में पूरा जो सिलेंडर है ये पूरा कैथोड के तौर पे काम करता है। और ये है जनाब आली एनोड जो दरमियान में है, यानी कि इस पे आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ब्रोमीन का थोड़ा सा कम है नियॉन के मुकाबले में। हम यहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे? ये भी विल्सन क्लाउड चैम्बर की तरह लो वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेंगे। लगभग 400 वोल्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा कि इसमें जो दोनों गैसेस भरी हुई हैं नियॉन और ब्रोमीन दोनों ही एक्साइट हो जाएगी, आयोनाइज अभी नहीं होंगी। मतलब हम यहां पे इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे जो कि इनको एक्साइट तो करवा दे लेकिन आयोनाइज ना करवाए, जस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब थोड़ी सी ही एनर्जी चाहिए, हल्की फुल्की सी ही एनर्जी चाहिए इन गैसेस को आयोनाइज कराने के लिए, इनके एटम्स को आयोनाइज कराने के लिए। तो जनाब 400 वोल्ट का पोटेंशियल आपने प्रोवाइड कर दिया। नियॉन और ब्रोमीन के एटम्स यहां पे मौजूद हैं जनाब और मूव कर रहे हैं और अभी ये आयोनाइज नहीं हुए हैं, एक्साइट हो गए हैं। आयोनाइज कौन कराएगा? लो जी सिंपल सा फिनोमेनन है, जरा देखिएगा क्या होने वाला है। तो जनाब बाहर से रेडिएशन पड़ती है। अब ये हमारे पास ट्यूब की तरह है, जैसे एक माइक्रोफोन होता है ना सहाफियों के पास, वो ऐसे जगह जगह लिए फिरते हैं ऐसे करके। तो वो ऐसे ही है आपके पास, ये ट्यूब भी तकरीबन उसी की साइज की होगी। तो जहाँ पे हम कहीं पे रखेंगे, प्लेस करेंगे जहाँ पे हमें खतरा है या शक है कि यहाँ पे रेडिएशन हो सकती है, जहां पे रेडिएशन होगी वहां पे आप इसको प्लेस करेंगे। इसके अंदर रेडिएशन एंटर होगी, अल्फा बीटा या गैमा जो भी रेडिएशन एंटर होगी। जब रेडिएशन एंटर होगी वो आयोनाइज करा देगी। अब एक्साइड तो पहले से हैं एटम्स, अब वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। थोड़ी सी एनर्जी मजीद चाहिए आयोनाइज होने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, आयोनाइज हो जाएंगे। तो नियॉन भी आयोनाइज हो जाएगी, ब्रोमीन भी आयोनाइज हो जाएगी। तो ब्रोमीन का तो फिलहाल रोल नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले मोटी मोटी बात कर लें। तो नियॉन के एटम एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं। जो ही रेडिएशन इंसिडेंट होगी अब ये आपको पता चल गया कि ये कैथोड है, ये पूरे सिलेंडर के जो दीवारें हैं और ये सेंटर में एनोड है और सिलेंडर की दीवारें कैथोड हैं।
लो जी, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब रेडिएशन इंसिडेंट होगी वो नियॉन के एटम्स को आयोनाइज करेगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बचेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होगा इसके नतीजे में जनाब, जो इलेक्ट्रॉन होंगे जनाब आली वो एनोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्शन इधर को मिलेगी नहीं, और पॉजिटिव आयन मूव करेंगे किधर को? कैथोड की तरफ को। लो जी, जो ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पे और पॉजिटिव आयन पहुंचेंगे कैथोड पे, तो नतीजा क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो यहां मौजूद पॉजिटिव पोटेंशियल में कमी आएगी, और ये पॉजिटिव आयन जब यहां पहुंचेगा तो यहां मौजूद नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव पोटेंशियल में कमी आ जाएगी। नतीजा क्या होगा? अगर पहले यहां पे 400 वोल्ट का पोटेंशियल है तो अब हो सकता है 399 का हो जाए, 398 का रह जाए। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये स्टेबल है, डीसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, 1 वोल्ट की तब्दीली आई, इसकी वजह से ये 2 वोल्ट की तब्दीली आई। तो इस पोटेंशियल में तब्दीली आने से एक पल्स जनरेट हो गई, ये पल्सेस जनरेट करेगा। तो ये जो एक पल्स आएगी, एक पल्स जनरेट होगी, ये काउंट कर ली जाएगी। हमारा जो स्केलर यूनिट है उस पर डिजिट 1 दर्जे आगे जाएगा, एक काउंटर आ गया जी। नंबर ऑफ काउंट्स देगा हमें, जितनी रेडिएशन की, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट उतने ही ज्यादा होंगे, और रेडिएशन की इंटेंसिटी जितनी कम होगी, नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट उतने ही कम होंगे। तो हम पर मिनट में काउंट लेते जाएंगे कि गिनती कितनी चल रही है, काउंटर कैसे चल रहा है। तो लो जी, रेडिएशन तो डिटेक्ट हो गई, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी तो काफ़ी सारी बात अभी तो रहती है, मसाइल तो अभी शुरू होने वाले हैं, जिंदगी तो अभी शुरू होने वाली है। अब मसला क्या है? मसला जनाब आली, पहला मसला तो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को आएगा एनोड की तरफ, तो वो रास्ते में आते आते 2-4 और एटम्स को भी धक्का मार के आयोनाइज कर देगा। नतीजा क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो एक ही होगा, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, यही काम यहाँ पे होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए रास्ते में कई सारे एटम्स को और धक्का मार के उनको भी आयोनाइज करा देगा। नतीजा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 15-20 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब 15-20-25 कास्केड, गुच्छा सा बंच बन जाएगा। नतीजा क्या होगा कि पल्स की हाइट इतनी नहीं होगी, बल्कि एक्चुअली कितनी होगी जी? इतनी सारी होगी, काफी सारी। बहरहाल काउंटर तो एक ही गिनेगा, एक पल्स का मतलब है एक, तो वो पल्स छोटी हो या बड़ी हो। अब मुसीबत क्या है कि अगर अल्फा रेडिएशन यहां पे पड़ेगी, अल्फा की आयोनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, वो 5 एटम्स को आयोनाइज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होंगे, 5 ही पॉजिटिव आयन पैदा होंगे, लेकिन वो यहां से एनोड तक आते आते रास्ते में 10-15 को और आयोनाइज करा देंगे। तो वो जो 5 होंगे यहां तक आते आते 25 बन जाएंगे। बीटा की आयोनाइजिंग एबिलिटी थोड़ी है, बीटा रेडिएशन यहां पे बम्बार्डमेंट करेंगे, इंपिंच होगी, तो बीटा ने 2 एटम्स को आयोनाइज किया, 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां तक आते आते जनाब उन्होंने 20 और आयोनाइज करा दिए, तो यहां तक आते आते फिर 20-22 बन गए। गैमा रेडिएशन ने 1 एटम को आयोनाइज किया, यहां तक आते आते 15-18 और बन गए। नतीजा क्या होगा कि पल्स की हाइट से, पल्स से आपको ये पता नहीं चलेगा कि इंसिडेंट रेडिएशन अल्फा है, बीटा है कि गैमा है। इट इज द डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ जीएम काउंटर। क्या डिसएडवांटेज है जनाब आली? मैं यहां पे लिख भी देता हूं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है जनाब? इट कैन नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ रेडिएशन, दैट इज अल्फा, बीटा, गैमा एंड सो ऑन। ये फर्क नहीं कर सकेगा कि इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी, अल्फा, बीटा, गैमा। हम इसके लिए और ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, वो देखेंगे बाद में। जरा करते हैं, एक मसला तो ये आ गया मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात। एक दूसरा सीरियस इशू वो है इसका डेड टाइम। डेड टाइम का मतलब क्या है? अब होगा ये, इलेक्ट्रॉन तो जनाब मेरे जैसे स्मार्ट हैं, हल्के फुल्के हैं, मैथ्स उनका कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो जनाब यहाँ से जब आयोनाइजेशन होगी, इंसिडेंट रेडिएशन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आयोनाइजेशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे एटम से, तो इलेक्ट्रॉन तो हल्के फुल्के हैं, वो तो जल्दी जल्दी स्पीडी एनोड तक पहुंच जाएंगे। पॉजिटिव आयन है माशाल्लाह, अल्लाह बख्शे, नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे,
हैवी हैं, तो वो जो हैवी हैं उस वजह से वो टाइम ज़्यादा लेंगे कैथोड तक पहुंचने में। इलेक्ट्रॉन तो जनाब 1 माइक्रोसेकंड से भी कम वक्फे में एनोड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है ये ऑलमोस्ट 1 मिली सेकंड की रेंज में, 0.1 मिली सेकंड की रेंज में, 10⁻⁻⁴ सेकंड की रेंज में टाइम लेंगे। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इतना टाइम ज़्यादा लेंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। नतीजा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे जो हायर पोटेंशियल है इसमें तो तब्दीली आ जाएगी, पॉजिटिव आयन यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे पोटेंशियल में तब्दीली आएगी, कमी आएगी, तब ही पल्स पूरी होगी, तब ही पोटेंशियल का डिफरेंस पूरी तरह से ऑब्जर्वेबल होगा, डिटेक्टेबल होगा। मुसीबत क्या हो गई अब यहां पे कि इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गए हैं, पॉजिटिव आयन यहां पहुंचे ही नहीं, और जितनी देर में पॉजिटिव आयन यहां से अभी कैथोड तक नहीं पहुंचे उतनी देर में अगर मजीद रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो वो कैसे काउंट होगी? एक पल्स पूरी होगी तो अगली पल्स की बारी आएगी, तो वो तो कोई काउंटिंग में आ ही नहीं रहा। नतीजा क्या होगा जी? देखिए ना, एक पल्स आ गई, जल्द ही अगली पल्स आ जाए, फिर अगली पल्स आ जाए, फिर अगली पल्स आ जाए, तो हम कहेंगे जी 1 2 3 4 इतनी दफ़ा रेडिएशन इंसिडेंट हो चुकी है, चाहे अल्फा है, चाहे बीटा है, चाहे गैमा है, चाहे कोई भी है। लेकिन अब मुसीबत ये हो रही है कि एक ही पल्स पूरी नहीं हो रही, पहले वाला ही हम चबाई जा रहे हैं कि ऊपर से और तो नहीं जाए, वो तो अंदर जाएगा ही नहीं, पहला अंदर जाएगा तो दांत दूसरे को दबाएंगे, चबाएंगे ना। नतीजा ये होगा कि इतनी देर तक ये मजीद काउंट नहीं ले सकेगा, ये इसका डेड टाइम है। दूसरा डिसएडवांटेज है, मैं हिंट लिख देता हूं कि डेड टाइम है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ सेकंड की रेंज में, पॉइंट समथिंग मिली सेकंड की रेंज में। तो ये वो टाइम है जितने टाइम के दौरान, ये वो इंटरवल है जितने इंटरवल के दौरान ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं होगा, चाहे मजीद रेडिएशन इंसिडेंट होती रहे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीएम काउंटर है वो जितने नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट हमें देगा, एक्चुअली रेडिएशन उससे ज्यादा पड़ रही होगी। ये ड्रॉबैक है इसका, डेड टाइम जो है। अच्छा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई, इसको हम कवर नहीं कर सकते, ये मसला हो गया। अच्छा, एक और मसला हो गया, और मसला क्या हो गया कि अब बच्चे खेल रहे हो ना, कमरा पुराना हो तो ऐसे करके बॉल छत पे मारें तो छत से सीमेंट, चूना, पेंट चढ़ के नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बल्कि बाज़ का तो वैसे ही चढ़ के नीचे गिरना शुरू होता है जब पुराना हो जाए। तो अब माशाल्लाह पॉजिटिव आयन खासे हेल्दी हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक है इनका। तो अब पॉजिटिव आयन जब पहुंचेंगे कैथोड पे, और जब ये जाके कैथोड पे ऐसे स्टिकी होंगे या कैथोड को जब झटका मारेंगे तो कैथोड तो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और ये इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, ये तो पॉजिटिव आयन के कैथोड के साथ टकराने की वजह से निकल रहे हैं। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये क्या करेंगे, ये भी एनोड की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे, और जब ये एनोड की तरफ जाएंगे रास्ते में जाते जाते कई और शरीफ एटम्स को, एक्साइटेड एटम्स को आयोनाइज कर देंगे। शरीफ मतलब जो पहले न्यूट्रल थे, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स मजीद एटम्स को आयोनाइज करेंगे, और जब वो एटम आयोनाइज करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ एनोड की तरफ जाएंगे और उनके पॉजिटिव आयन जाएंगे कैथोड की तरफ। अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड तक और ये पॉजिटिव आयन पहुंचेंगे कैथोड तक, इनकी वजह से फिर काउंट आएंगे, ये स्पुरियस काउंट्स कहलाएंगे, फालतू काउंट्स कहलाएंगे, या सेकेंडरी काउंट्स कहलाएंगे। ये सेकेंडरी काउंट्स, स्पुरियस काउंट्स, ये इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से तो नहीं है, ये तो कैथोड की वजह से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन चढ़ गए हैं उनकी वजह से ये आ रहे हैं। इनका इलाज हमारे पास है, हम अभी करते हैं, लेकिन सेकेंडरी काउंट्स भी इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं डिसएडवांटेज में ये लिखूंगा नहीं क्योंकि हम इसे कवर कर लेंगे। बहरहाल ये मसला तो है, सेकेंडरी काउंट्स को कवर करने के लिए हमारे पास है वाइस प्रिंसिपल गैस, यानी कि क्वेंचिंग गैस। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में टर्म इस्तेमाल करते हैं हम। जब आप किसी मेटल को, फॉर एग्जांपल लोहे को रेड हॉट करें, उसके बाद उसे यक ठंडे पानी में डाल दें, शू करके ऐसे गैस निकलेगी, तो वो यकदम जब आप रेड हॉट करके बहुत हाई टेम्परेचर से जब आप रैपिडली कूल करेंगे, इसे करना कहते हैं क्वेंचिंग। किसी आदमी को शदीद गुस्सा चढ़ाएं, उसके बाद कोई ऐसी बात सुनाएं कि शदीद गुस्से की हालत में उसका हादसा निकल जाए। टेस्ट में नंबर 0 है स्टूडेंट के, और
जनाब छुट्टियां भी बड़ी की हैं, हरकतें भी उसकी ठीक नहीं है, टीचर शदीद गुस्से में उसको बोल रहा है कि स्टूडेंट जेब से निकाला कहता है सर जी फीस ले लो, लो जी हासा निकल जाता है, टीचर का खुश हो जाता है। तो ये क्वेंचिंग हो गई। तो जनाब क्वेंचिंग क्या है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो उसको यकदम ठंडा करना, बस वही बस काका कूल डाउन हो जा, ये क्वेंचिंग का प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, ये सेकेंडरी काउंट्स को खत्म करना, ये क्वेंचिंग का प्रोसेस है। क्वेंचिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक है जनाब गैस क्वेंचिंग और दूसरी है जनाब यानी इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। डेड टाइम का तो हमारे पास इलाज नहीं है, सेकेंडरी काउंट्स या सुपेरियस काउंट्स का हमारे पास इलाज है। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखिए और सुनिएगा, देखती आंखों सुनते कानों और बिल्कुल ध्यान भी मेरी तरफ रखिएगा थोड़ी देर के लिए। अगर आप वीडियो लगा के कहीं और इधर उधर गए हुए हैं तो फौरन वापस आ जाइए। लो जी, सूरत हाल क्या थी फिर शुरू से। इंसिडेंट रेडिएशन ने नियोन को, जो कि प्रिंसिपल गैस है, आयनाइज करा दिया, इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन जा रहे हैं जी ऊपर को। डेट टाइम तो जो है सो है। अब हमारे पास नियोन के साथ ब्रोमीन भी है और सूरत हाल क्या है कि ब्रोमीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है और हैवी है, मैस ज्यादा है। तो ये देखें जी मेरे साथ, ये नियोन है और ये ब्रोमीन, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ए नियोन और ये ब्रोमीन, ए लो जी याद रखिएगा, नियोन का एटम है, ये ब्रोमीन का एटम है। अब होगा क्या जी कि ब्रोमीन पहले आयनाइज हो जाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ब्रोमीन का थोड़ा है, पहले हमने जिक्र नहीं किया था लेकिन होगा, उसी वक्त से ये काम हो रहा था। नियोन लाइट वेट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब रेडिएशन इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से जब आयनाइजेशन होगी तो ब्रोमीन पहले आयोनाइज हो जाएगी और आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन चलेंगे नीचे को और ब्रोमीन के पॉजिटिव आयन चलेंगे ऊपर को। फर्ज करें कि ये जो वीडियो की लिमिट है यहाँ पे, ये छत है, यहाँ पे जाके टकराना है कैथोड के साथ, तो फिर उसमें से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जनाब अली क्या है, ब्रोमीन आयोनाइज हो गई और ऊपर को चल रहे हैं, ब्रोमीन के आयन्स पॉजिटिव आयन ऊपर को जा रहे हैं। नियोन थोड़ी देर के बाद आयोनाइज हुई है लेकिन मैस कम होने की वजह से ये जल्दी चली गई है ऊपर को, ये जल्दी पहुंच गई है कैथोड तक। फिर से देखें, यहां से शुरू करते हैं। ये वाली ब्रोमीन पहले आयनाइज हो गई, मैस इसका है ज्यादा, हौली हौली जा रहा है। नियोन बाद में आयनाइज हुई, हल्का फुल्का होने की वजह से, मैस कम होने की वजह से ज्यादा ऊपर, जल्दी से ज्यादा तेजी से उसने सफर तय कर लिया और जनाब कैथोड तक पहुंच गई है। नियोन कैथोड के साथ जाके टकराई, इलेक्ट्रॉन निकले, ये सेकेंडरी काउंट का सबब बनेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो ही निकले ब्रोमीन इनको जुप लेगी, ब्रोमीन को कैप्चर कर लेगी। ब्रोमीन का काम क्या है, सेकेंडरी काउंट्स को खत्म करना, क्वेंचिंग को करना। जो एक्साइटेशन हुई थी, जो सेकेंडरी काउंट्स आने थे, फिर से देखें, ब्रोमीन पहले आयनाइज हो गई लेकिन हौली जा रही है, नियोन बाद में आयनाइज हुई, मैस कम होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी कैथोड तक पहुंच गई, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ब्रोमीन अभी थोड़ा सा पीछे है, ये इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पैदा हुए थे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन जब इनको, ब्रोमीन का आयन पॉजिटिव आयन जब इनको कैप्चर करेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, मजीद आयोनाइजेशन जो यहां से यहां तक जाते हुए इन्होंने करवाना थी वो भी नहीं करवा सकेंगे। नतीजा क्या होगा, सेकेंडरी काउंट खत्म हो जाएंगे, क्वेंचिंग खत्म हो गई। ये गैस की मदद से हमने क्वेंचिंग की है और वो जो ब्रोमीन है Br, एक और Br के साथ मिलकर Br2 बना सकती है। थोड़ी देर के बाद फिर से ये उसके मॉलिक्यूल टूटेंगे, जब रेडिएशन इंसिडेंट होगी फिर आयोनाइज होगी, ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो सेकेंडरी काउंट्स हैं ये 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इससे ख़त्म किए जा सकते हैं, इनका ख़तरा ख़त्म हो गया। ये है जनाब गैस क्वेंचिंग। अब दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। उसमें हमें क्वेंचिंग गैस की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल गैस की तो ज़रूरत ऑफ कोर्स है। तो उसमें क्या करना है जी, उसमें हमने ये करना है कि क्वेंचिंग गैस के तौर पे हमने ऐड नहीं किया, ब्रोमीन हमने ऐड नहीं किया, लो जी मिटा दिया मैंने इसको। अब ये हमने ब्रोमीन को ऐड नहीं किया बल्कि क्या किया कि पॉजिटिव जितनी देर में, अब ये डेड टाइम को हम इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचे, पॉजिटिव आयन ऊपर को जा रहे हैं और जब हमें अंदाजा हो गया कि जितनी देर के बाद पॉजिटिव आयन, जो ही कोई पॉजिटिव आयन जाके कैथोड के साथ टकराएगा वहां से निकले, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। एक बंदा था
एक लतीफ़ा सुनने चले, लेक्चर में ब्रेक करते हैं। एक बंदा था लंबी लंबी छोड़ रहा था, कहता 1965 की जब जंग हुई ना, मेरी दहशत ही बड़ी थी इंडियन फ़ौज पे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरी फ़ोटो दिखाई थी अपने सारे फ़ौजियों को कि इस बंदे से बच के रहना। तो कहता एक दफ़ा ना ये दुश्मन के 2-3 जहाज़ आए हम पे हमला करने के लिए, तो उन जहाज़ों से पैराट्रोपर्स पैराशूट से फ़ौजी नीचे उतरे। वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे, मैं भी अपनी बंदूक लेके छत पे चढ़ गया कि आज छड़ना नहीं किसी को। कहता वो नीचे आ रहे थे, मैं उनको देख रहा था, थोड़ा सा नीचे आए, मैं उनको देख के निशाना लेने ही लगा था, उन्होंने वहीं से देखा कि ओ वो तो वही बंदा खड़ा, कहता उठो ही वापस मुड़ गए। तो जनाब ये काम होगा यहाँ पे गैस क्वेंचिंग की बजाय जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग में ये काम होगा क्या कि पॉजिटिव आयन जूं ही जाके कैथोड के साथ टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जूं ही निकलेंगे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स करेंगे मतलब इसको एनोड को बना देंगे कैथोड और कैथोड को बना देंगे एनोड। तो जो ही पोटेंशियल रिवर्स होगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड में घुस जाएंगे, यहां तक आ ही नहीं सकेंगे, रास्ते में किसी और को आयनाइज भी नहीं कर सकेंगे। और ये काम हर एक पल्स के बाद होगा। जो ही एक पल्स आएगी, मतलब एक पॉजिटिव आयन यहां पहुंचा, पल्स आ गई, जो ही पल्स आएगी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हम पोटेंशियल रिवर्स करेंगे, फिर सीधा कर देंगे, रिवर्स करेंगे फिर सीधा कर। जो ही एक काउंट आया करेगा पोटेंशियल रिवर्स हो गए फिर सीधा हो जाया करेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को यहां से आगे जाने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो पल्सेस हम काउंट करते जाएंगे, डेड टाइम का इलाज नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट ये डिसाइड करेंगी नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट। तो जीएम काउंटर से जो रिजल्ट हमें मिलता है ये सिर्फ स्केलर यूनिट काउंटिंग करता है। जैसे तस्वीर के दाने होते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर नहीं होती, डिजिट उस पर आगे चलते जाते हैं, वैसे ये हमें काउंट करके देगा। तो हम इससे रीडिंग लेते हैं नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट, या पर सेकंड भी आप ले सकते हैं। पर मिनट के लिए हम बहरहाल काउंट करते जाते, गिनती करते जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब इससे डिफ्रेंशिएशन कैसे करें अल्फा बीटा और गैमा की, उसके लिए हम एक और ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि अल्फा रेडिएशन एक कागज़ की शीट से ब्लॉक हो जानी है, बीटा कागज़ से गुजर जाना है, उसके लिए कुछ मोटी एल्यूमिनियम की शीट चाहिए, गैमा लेड हर किस्म की रेडिएशन को ब्लॉक कर लेगी। तो हम इसकी ये जो विंडो है जहाँ से रेडिएशन ने एंटर होना है, इसके आगे हम लगा देंगे मुख्तलिफ मटीरियल, शीट लगा दी, मसलन ये पेपर लगा दिया। तो अगर तो रेडिएशन ब्लॉक हो गई तो इसका मतलब है कि ये अल्फा रेडिएशन थी। पल्स से पता नहीं चलेगा, पल्स एक जैसी रहेगी इसमें, ये पल्स से पता चलेगा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में, वो पल्स में डिफरेंस बताएगा कि अल्फा है, बीटा है कि गैमा है। तो यहां पे हम लगाएंगे। अच्छा, यहां पे दो काम हम कर सकते हैं। नंबर एक तो मुख्तलिफ मटीरियल यहाँ पे लगाएंगे, तो जो जिस मटीरियल से जिस तरह की रेडिएशन ब्लॉक हो सकती है, अगर वो लगाने से काउंट खत्म हो गए, नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वही वाली रेडिएशन है। ये पेपर लगाने से अल्फा रेडिएशन रुक सकती है, पेपर लगा दिया, काउंट नेग्लिजिबली स्मॉल हो गए, 40-45 काउंट्स पर मिनट से कम होकर जनाब 2-3 काउंट पर मिनट आ गए, थोड़ी बहुत स्ट्रे इधर उधर से तो आ जानी है चले, तो पता चला कि जनाब अंदाज़ा हुआ कि ये अल्फा रेडिएशन होगी। दूसरा, हम रेडिएशन ये भी चेक कर सकते हैं किसी रेडिएशन की रेंज कितनी है किसी मटेरियल में, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये अल्फा रेडिएशन है। ये ना भी हुआ लेबॉर्ट्री में सोर्स हमारे पास यूरेनियम पड़ा है, रेडियम पड़ा है, अल्फा एमिटर है, अल्फा रेडिएशन निकल के आ रही है, हम मुख्तलिफ मटीरियल उसके रास्ते में रखते हैं कि ये मटीरियल अगर रखेंगे तो नंबर ऑफ काउंट 100 काउंट पर मिनट से कम हो गए, 50 काउंट पर मिनट आ गए, इसका मतलब है कि ये 50% रेडिएशन को, अल्फा पार्टिकल को ब्लॉक कर सकता है ये वाला मटीरियल। तो मटीरियल में रेंज या पेनिट्रेशन पावर चेक करने के लिए यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन की पहचान हम इस तरीके से करते हैं। तो जनाब आज का रेडिएशन डिटेक्टर इख्तिताम पजीर होता है। आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आया है तो शुक्र करें, नहीं आया तो सब्र करें। कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो ज़रूर पूछिए, तो कमेंट कीजिए। बाकी जो रस्म दुनिया होती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो डायलॉग तो है ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।